अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैंने सोचा कि जो प्रैक्टिकल्स हमने 6 किए हुए हैं, फ़र्स्ट 6 प्रैक्टिकल जो किए हुए हैं, उसकी प्रिकॉशंस जो सी आपको बता दूं और कुछ समझा दूं। तो सबसे पहली हमारी जो प्रिकॉशन है वो है वर्नियर कैलीपर के बारे में। तो वर्नियर कैलीपर की 4 प्रिकॉशन जो सी मैं आपको बता दूंगा। जाज ऑफ वर्नियर कैलीपर्स शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। जाज कहते हैं जिसके अंदर आप सिलेंडर को लगाते हैं, ठीक है। तो उसको ज़्यादा हार्डली टाइट नहीं करना, प्रेस नहीं करना, क्योंकि उसके प्रेस करने से आपका ज़ीरो एरर जो सा है वो बन सकता है या ज़ीरो एरर जो सा है वो आ सकता है। तो इसलिए स्मूथली जो सा है ना आपने ये करना है। तो उसके बाद ज़ीरो करेक्शन शुड बी अप्लाइड। तो अब देखें, आपने अगर ज़ीरो एरर जो सा है वो लिया है तो आप देखें कि ज़ीरो करेक्शन जो सी आखिर पे आप क्या करते थे। अगर ज़ीरो एरर आपका प्लस में आ रहा है तो आप आखिर पे फाइनल वैल्यू से उसको माइनस करते थे, और अगर माइनस में आ रहा है तो फाइनल वैल्यू में आप प्लस करते थे। तो ये ज़ीरो करेक्शन होती है। तो ज़ीरो करेक्शन शुड बी अप्लाइड। तो ज़ीरो करेक्शन जो सी है ना वो इसमें अप्लाई करते हैं आप। या ये भी कर सकते हैं कि ज़ीरो जो एरर निकालेंगे, ठीक है, तो उसको देखते हैं कि क्या उससे थोड़ा बहुत मूव करने से ज़ीरो एरर अगर रिमूव हो सकता है, यानी कि हल्का सा अगर आप इनको टाइट करते हैं जाज को तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ज़ीरो करेक्शन आखिर पे जो वैल्यू फाइनल आएगी उसमें प्लस या माइनस कर देते होते हैं। तीसरे नंबर पे द सिलेंडर यूज्ड मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर। अब सिलेंडर जो सा होता है ना वो आमतौर पे यूनिफॉर्म डायामीटर का ही होता है, उसकी गुलाई एक जैसी होती है। लेकिन कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं कि अगर उनकी अब 3 जगह से पैमाइश लें तो जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर की रीडिंग की जो लाइन मिल रही होती है आपस में, तो वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सिलेंडर जो सा है आप लेंगे तो उसमें रीडिंग में फ़र्क कम आएगा। बोथ जार्स मस्ट टच द सिलेंडर। जब आप सिलेंडर के दरमियान में लगाएं, जार्स के दरमियान में सिलेंडर लगाएं तो वो टच कर रहे हो दोनों, ताकि ये ना हो कि वो टच ना कर रहे हो तो सिलेंडर नीचे गिर जाए या सिलेंडर अच्छे तरीके से ना लगाओ और रीडिंग जो सी आपकी चेंज हो जाए। तो ये वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी प्रिकॉशंस हैं जो आपने करनी है। और भी इसमें प्रिकॉशंस जो सी होती हैं वो ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट आपने ऊपर से रीडिंग लेनी होती है, साइडों से रीडिंग नहीं लेनी होती, अपनी आइज़ बिल्कुल स्ट्रेट करके रीडिंग लेनी होती है। ये भी एक प्रिकॉशन है इसकी। तो जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल है वो है जी वर्नियर स्क्रू गेज के बारे में। उसमें जो प्रिकॉशन है, पहली चेक द ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। तो ये तो बड़ी सादा सी ऑप्शन है। जब भी आप रीडिंग लेनी है उससे पहले वर्नियर कैलीपर हो या स्क्रू गेज हो या कोई भी ऑपरेटर्स हो, उसका ज़ीरो एरर देखना पड़ता है। टेक द डायमीटर एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। अब जो आप इसमें लगाएंगे स्ट्रिप लगाएंगे, तो वो स्ट्रिप जो सी है उसकी रीडिंग जो सी है 3 मुख्तलिफ जगहों से लेंगे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होती ज़्यादातर। तो उसकी रीडिंग 3 डिफरेंट आ सकती हैं, आखिर में फिर एवरेज कर लेते हैं आप। ऑलवेज रोटेट द स्क्रू जेंटली। तो मैंने आपको बताया था कि उसके पीछे रिचट लगी होती है, उस रिचट को की मदद से आपने उसको टाइट करना है या लूज़ करना है। इसलिए उसको रिचट से टाइट करेंगे, लूज़ करेंगे तो वो जेंटली जो सा मूव करेगा। अगर आप उसको आगे से पकड़ के करेंगे तो वो फिर फोर्सफुली हो जाएगा, तो उसमें ज़ीरो एरर बहुत ज़्यादा आ सकता है आपका। जाज ऑफ ए स्क्रू गेज शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड। तो जो उनसे जाज हैं स्क्रू गेज के, उनको ज़्यादा सख्ती से प्रेस नहीं करना, उनको बहुत जेंटली जो सा प्रेस करना है। और एक रीडिंग जो कि हर एक प्रैक्टिकल में आप लिख सकते हैं प्रिकॉशन, वो ये है कि आपने जो रीडिंग्स लेनी हैं वो केयरफुली लेनी है। जितनी केयरफुली आप रीडिंग लेंगे उतना आपका रिज़ल्ट जो सा है वो अच्छा आता है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रैक्टिकल जो सा था वो था कि हमने बाल रोलिंग जो सी है एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर करवाना था। तो वो प्रैक्टिकल जो सा था उसमें आपने जो बॉल था उसको मूव करवाया था एक इंक्लाइन प्लेन के अंदर, यानी कि जिसके अंदर आपके ये लगे हुए थे जो जिसके अंदर प्रिंट था आपका जो स्केल है, एंगल आयरन था। तो उस एंगल आयरन के अंदर आपने बॉल मूव करवाया था। तो उसमें सबसे पहला है क्लीन द इनर सरफेस ऑफ एन एंगल आयरन एंड एन आयरन बॉल वेल। यानी कि जब आप उसको परफॉर्म करना है ऑपरेटर्स को, तो अंदर की जो सरफेस है उसको मिट्टी वगैरह ना लगी हो या उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगी हो जिससे उसकी मोशन में रुकावट हो,
तो आपका जवाब जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो आयरन बाल और एंगल आयरन जो है दोनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी स्मॉल। तो एंगल आयरन को बहुत ऊपर नहीं ले जाना, उसका एंगल जो है आमतौर पर 30 और 45 से के 30 आमतौर पर रख लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 45 से नीचे नीचे रखें तो बेहतर है। तो कम से कम जो है ना उसका जो है इंक्लिनेशन रखनी होती है। डू नॉट चेंज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जब आपने एक दफ़ा आपने रख दिया जो एंगल, वही आपने पूरे प्रैक्टिकल में रखना है, आपने चेंज नहीं करना उसको। फिर एक दफ़ा आपने जो रख लिया एंगल, अगर आपने 30 एंगल रख लिया है तो 30 रहने दें, उसको चेंज नहीं करना। अगर चेंज करेंगे तो रीडिंग चेंज आएगी। द सेंटर ऑफ द बॉल शुड बी ऑन दी मार्क 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो जो सी बॉल है हमने 150 वाला यूज़ किया था, तो हमने ज़ीरो से शुरू किया था उसको, तो ज़ीरो से शुरू करेंगे तो 150 आ जाएगा। अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो वो 140, 10 से शुरू करेंगे तो 140 सेंटीमीटर रीडिंग बन जाएगी। तो वो कहता है कि ज़्यादातर कोशिश यही करें कि 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर 3 रीडिंग लेके उसका ग्राफ बना लें, उसकी ज़्यादा अच्छी जो सी है ना आपकी रीडिंग आ जाएगी। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी इसमें कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। फॉर ई डिस्टेंस द टाइम शुड बी टेकन 3 टाइम्स एंड देन दी ओवर एवरेज टाइम। कहता है कि आपने 3 दफ़ा रीडिंग लेनी है। मिसाल तौर 150 सेंटीमीटर पे हमने 3 दफ़ा जो सी रीडिंग लेनी होती है। अगर आप 3 दफ़ा नहीं ले सकते, टाइम का मसला है, तो 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर लें। उसके बाद उनकी एवरेज करके तो उनका टाइम निकालें, तो वो आपके पास बेहतरीन टाइम आएगा। तो ये जो सा था, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिकल था एंगल आयरन वाला, जो कि आपको मैंने बताया है। इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमने फ्री फॉल मेथड के ज़रिए से जी की वैल्यू निकाली थी। इसमें सबसे पहले वो कहता दी बोर्ड शुड बी वर्टिकल एंड पुलीज शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो मैंने आपको जब ये प्रैक्टिकल शुरू कराया तो आपको कहा था कि जो पुलीज ऊपर होती हैं वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, उनमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बड़े इजीली उनको मूव करना चाहिए। और बोर्ड जो है वर्टिकल होना चाहिए, यानी 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। द बार शुड वाइब्रेट फ्रीली विदाउट टचिंग द बोर्ड। तो आगे जो सी बार थी जिसके ज़रिए से हमने वाइब्रेशन ली थी, इसकी आगे जो मूव करवाया था 10 वाइब्रेशंस ली थी, वो जो सी बार है यानी कोई लाइन है वो फ्रीली मूव करनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसको मूव करवाएं या जब आप कट करें धागे को तो वो पिछले बोर्ड के साथ टकरा जाए या पिछले जो ऑपरेटर्स है उसके साथ टकरा जाए, तो वो आपकी जो सी रीडिंग फिर सही नहीं देगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस शुड बी स्मॉल। अब जो आपने वाइब्रेशन ली थी वो बहुत ऊंची ऊंची वाइब्रेशंस नहीं लेनी, यानी एम्पलीट्यूड नहीं ज़्यादा कर देना, उससे आपको हो सकता है कि बोर्ड नीचे गिर जाए या हो सकता है कि उसकी रीडिंग जो है ना ख़राब हो जाए या टकरा जाए किसी चीज़ के साथ। द पोजीशन ऑफ द pegs should be such that the suspended bob just touches the bar in its mean position। आपने ऑपरेटर्स अगर देखा हो तो मैंने नीचे बताया था कि उसके नीचे स्क्रू लगे होते हैं। जो स्क्रू है उसकी मदद से आप इसको बैलेंस करते हैं, इसकी बार जो सी दरमियान में आ जाती है। तो वो स्क्रू जो से हैं उनको इसने पैग्स का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया है। तो पैग्स शुड बी सच दैट द सस्पेंडेड बॉब जस्ट टचेस द बार इन इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जो सी इसकी थी, जो बॉब है यानी कि दरमियान से बॉब जो सी है ना वो ज़ीरो पे होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन द थ्रेड इज़ बर्नड, या कट करें या बर्न करें या जलाएं उसको, द बॉब शुड बी एट रेस्ट। जब आपने धागा काटना है या उसको जलाना है, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो आपकी जो सी बॉब है वो रेस्ट की हालत में होनी चाहिए, उसको हिलना नहीं चाहिए। अगर वो हिल रही होगी तो फिर वो नीचे आके उसके साथ टच नहीं करेगी बार के साथ सही तरीके से, तो उससे फिर वो आपका रिज़ल्ट जो सा है वो सही नहीं आएगा। तो हमारा अगला जो प्रैक्टिकल था वो हमने किया था ये जो सा ऑपरेटर्स यूज़ किया था, जो हेलिकल स्प्रिंग जो सा है वो यूज़ करके हमने फोर्स जो सी थी वो निकाली थी कि ग्राफिक किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो पुलीज़ शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो उसके ऊपर जो 2 पुलीज़ बनी हुई थी वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, यानी कि उसको आसानी से मूव करना चाहिए। जॉइन द 3 लूप्स ऑफ थ्रेड बाय यूजिंग अ रिंग। तो इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बोर्ड वाला जो मैं आपको बता रहा था, जो कि इसका ग्रेविसेंट ऑपरेटर्स जो बता रहा था, वो ग्रेविसेंट का मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ग्रेविसेंट हम आम तौर पे यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं वर्टिकल,
लेकिन जो आम तौर पे दूसरी लोग यूज़ कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हैं। उसकी मैं अभी आपको प्रिकॉशन बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको हेलिकल स्प्रिंग जो है उसकी प्रिकॉशन बता देता हूँ। तो हेलिकल स्प्रिंग जो है उसमें ये है कि ये स्प्रिंग होता है जो कि वर्टिकल यूज़ करते हैं हम इसको। पॉइंटर शुड मूव ऑन दी स्केल फ्रीली। अब जो पॉइंटर होता है ना, जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर ज़ीरो पे है और उसकी फिर हम रीडिंग उससे नोट कर रहे थे, वो नीचे आता जा रहा था, ये ऊपर जाता जा रहा था अनलोडिंग में, वो फ्रीली मूव करना चाहिए। द पॉइंटर शुड नॉट टच द स्केल। अब ये स्केल के साथ टच करेगा, इस तरीके से टच करे कि बिल्कुल उसकी नोक अगर लग रही है तो और बात है, लेकिन वैसे उसके साथ लग गया है तो फिर वो फ्रिक्शन पैदा करेगा और रीडिंग चेंज आ सकती है। नोट द रीडिंग व्हेन द स्प्रिंग इज़ कम्प्लीटली स्टॉप। जब आप उसमें जब अप्लाई करते हैं, जब आप उसमें अप्लाई करते हैं, वेट वगैरह लगाते हैं या अनलोड करते हैं, तो उससे वो आपने देखना है कि जब तक वो वेट अप्लाई करने के बाद रुक नहीं जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, रेस्ट में नहीं आ जाता, स्टॉप नहीं होता, उस वक्त तक रीडिंग नहीं आपने लेनी। पुट द वेट जेंटली इन द पैन। और वेट जो से हैं वो आपने पैन में जेंटली यानी आराम से लगाने हैं, ज़ोर से नहीं लगाने। तो वो आपने आराम से लगाने हैं उसमें, ताकि उसके जो आपका स्प्रिंग है उसको जर्क ना आए और वो ख़राब ना हो जाए। स्विच ऑफ द फ़ैन एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि ये स्प्रिंग जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर फ़ैन चल रहा होगा तो उससे भी ये रीडिंग जो है फ़र्क डाल देगा। इसलिए आपने फ़ैन जो है ना वो स्विच ऑफ करके जो है एक्सपेरिमेंट करना है। स्प्रिंग शुड नॉट क्रॉस द इलास्टिक लिमिट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो इतने ज़्यादा वेट उसमें डाल देंगे आप कि वो आपके स्केल से ही बाहर चला गया है, तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट जो है उसको क्रॉस कर जाएगा और उसका नुकसान ये होगा आपको कि वो जो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वो अपनी जो शक्ल है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज कर जाएगा। उससे फिर नुकसान ये होगा कि आपकी रीडिंग जो है ना वो फ़र्क आएगी। तो ये जो से थे 6 पॉइंट थे जो कि हेलिकल स्प्रिंग के थे। अब जो हमारा प्रैक्टिकल है ग्रेविसेंट ऑपरेटर्स वाला, उसकी मैं आपको प्रिकॉशन जो सी है वो बता दूंगा कि क्या क्या होनी चाहिए। पुलीज़ शुड मूव फ्रीली। अब जो उसके ऊपर पुलीज़ लगी थी दोनों, वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, वो फ्रीली मूव करनी चाहिए। लाइट एंड थिन स्ट्रिंग शुड बी यूज्ड। इतना बारीक मैंने धागा यूज़ किया था कि शायद आपको मूवी में नज़र भी ना आ रहा हो, तो इसलिए बारीक यूज़ करते हैं ताकि पुलिस के ऊपर से आसानी से वो मूव कर सके। नॉट शुड बी इन द मिडल ऑफ द पेपर शीट। तो मैंने आपको बताया था कि पेपर को मैंने दोहरा करके दरमियान से एक लाइन लगा दी थी और जो नॉट तीनों की बना के जो नॉट लगी थी वो हमेशा मैं उसके जो सा है वो नीचे रखता था, उसके यानी कि जो नॉट है उस पेपर के दरमियान में रखता था। ठीक है। यूज़ हैवी वेट्स। तो यानी कि इतने छोटे छोटे वेट ना यूज़ कर लें कि वो अपनी अरेंजमेंट ना कर सकें, आपने थोड़े से हैवी वेट यूज़ करें। तो मैंने 50 ग्राम का जो सा वेट है वो यूज़ किया था। यूज़ ए मिरर स्टिप टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए मैंने मिरर स्टिप जो सी नीचे लगाई थी और फिर उसके बाद स्ट्रिंग की पोजीशन जो सी थी उसको मिरर के इमेज और मिरर के ज़रिए से लिया था। सूटेबल स्केल भी चूज़न फॉर रिप्रेजेंटिंग फोर्सेस। तो देखिए वहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन लिया था, 10 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर लिया था, यानी कि एक सूटेबल स्केल होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर की फिर मैंने आर्क जो सी थी वो लगाई थी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बी शोन बाय एरो हेड्स। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप डायरेक्शन शो नहीं करते तो वो आपके वेक्टर नहीं बनेंगे। आपने डायरेक्शन जो सी है वो ज़रूर शो करनी है। तो मैंने देखें आखिर पे आप देखेंगे पेज के ऊपर डायरेक्शन शो करके बताया था कि किस तरफ को जो सी है वो जो फोर्सेस हैं वो जा रही हैं। तो ये 6 प्रैक्टिकल्स की प्रिकॉशंस थी जो कि मैंने आपको करवाई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।